तो ऑटो से जाएंगे, हम क्यों बैठेंगे बस में? जब हमारे काम ही बंद कर रखे हैं तो मजबूरी में भाई हमारे कारोबार अच्छे होंगे, कांग्रेस आएगी तो हमारे रोजगार होंगे अच्छे, तो इसलिए हमें अपने कारोबार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और एक बात और बताना चाहूंगी, रहमान साहब ने मुझे शोध रखा था एसएमसी का काम। हमारे इस्लामपुर विधानसभा में 24 स्कूल है, 24 स्कूल में 200 टीचर की वैकेंसी खाली है। हमारे बच्चे जाते हैं, बैठते हैं, आप जाते, कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। सिर्फ ये कागजों में, ये वीडियो में दिखाते हैं मॉडल स्कूल, मॉडल स्कूल। ये मेरी दोबारा आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, इंशाअल्लाह हमें दोबारा मौका मिलेगा। और वैसे भी एक के साथ एक फ्री रहता है हमेशा आपके यहाँ पर स्कीम चल रही है। सिलापुर विधानसभा में स्कीम है ना, याद है ना आपको स्कीम? एक एमएलए को जिताओगे, एक के साथ एक फ्री मिलेगा। मिलती है ना भाभी आपको काम करने के लिए, भाभी माँ आपको मिलती है ना हमेशा? भैया के साथ में भाभी माँ मौजूद रहती है ना, हमेशा मौजूद रहेगी इंशाल्लाह। ऐसी समाज सेवा करती रहेगी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छे शवाबुद्दीन साहब और मुजाहिर भाई स्टेज पर तशरीफ ले आए। सलाउद्दीन खान साहब, महबूब इदरीसी साहब, यूनुस इदरीसी साहब, मुमताज इदरीसी साहब, जहीर इदरीसी साहब, ये हमारे बीच तशरीफ फरमा। अस्सलाम वालेकुम। आज की अजीमुल शान जलसे की सदारत कर रहे जनाब हाजी शानू साहब, हमारे स्टेज पर बैठे हुए तमाम इलाके की मौजूद हस्तियां और हमारे कैंडिडेट नूरानी मस्जिद से अरशद अंसारी, नूरानी क्लॉथ मार्केट से हमारे सदर अरशद हैं जनाब अब्दुल रहमान साहब, तमाम इलाके के मौजूद हाजरीन जलसा। दोस्तों, मैं आप लोगों से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि टाइम की भी कमी है। मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा, आपने 21 साल का वक्फा उनका देखा है, आप लोगों ने उनको फुल प्यार मोहब्बत दिया, आपने उन्हें 5 मरतबा जिता के भेजा विधानसभा। आपने उन्हें पहला इलेक्शन जनता दल से लड़ाया, दूसरा इलेक्शन उन्हें आजाद लड़ाया और 3 इलेक्शन आपने उन्हें कांग्रेस से जिताए। लेकिन उसने आपने आपके इलाके को क्या दिया? आपके इलाके के अंदर वो चाहते तो दिल्ली के अंदर 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, सेंटर के अंदर 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, लेकिन इलाके के अंदर न स्कूलों में कोई विकास किया, न आपकी गलियों में कोई विकास किया, न आपके मोहल्लों के अंदर कोई विकास किया। वो ये चाहते थे कि ये इलाका ऐसे ही पड़ा रहे, नीचे पड़ा रहे। आप देखिए, उन्होंने एक ही काम करा कि अपना एक विकास किया है, अपना विकास किया, अपने बच्चों का विकास किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। तो दोस्तों, आप लोगों को सोचना होगा, आज 2 ही पार्टियां हमारे लिए, या तो एक आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस। और कांग्रेस वो पार्टी है जो 100 साल पुरानी से 100 साल से भी ऊपर की पुरानी पार्टी है, जिसके आज जो क़यादत कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं, जो युवा है और मेहनतकश है। और वो एक ही बात कहते हैं, न जात की, न पात की, न बिरादरी की, न बिरादरीवाद की। हम अगर किसी कौम के खिलाफ भी अगर किसी के ऊपर ज्यादती होगी, हम उसके लिए बोलेंगे। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दिल्ली के अंदर फसाद हो रहे थे हमारे जमुना पार के अंदर, और इनके मुंह से एक लफ्ज ये नहीं फूटा कि हाँ ये गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। हमारी कौम के बच्चे बंद हुए, हमारी कौम के बच्चे ज्यादा उसके अंदर वहाँ शहीद हुए, लेकिन कभी केजरीवाल उसके बारे में नहीं बोले। तो मैं आप लोगों से, और इसके अलावा और बहुत बातें हैं, जैसे कोरोना वक्त बताया जमात वालों को, मरकज को जिम्मेदार बनाया कोरोना के मामले में, तो आप लोगों को बहुत सोच समझ के चलना है और केजरीवाल को सबक सिखाना है
इंशाल्लाह इनकी जमानत जब्त करानी और रहमान भाई को 5 तारीख को आने वाले टाइम पे कांग्रेस के हाथ वाले निशान पर मोहर लगाकर कामयाब होने भाई अब्दुल रहमान मोहर लगेगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। अगर जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। मैं बुलाना चाहूंगा अपने यार, अपने दोस्त, अपने बड़े भाई कल्याण से अब्दुल सिद्दीकी साहब आए। बड़ा मेहरबानी 2 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। भाई अब्दुल सिद्दीकी साहब। पूरी तरीके से मजबूत है मेरे भाई। हमारे यहाँ सितंबर में राहुल गांधी साहब आए थे तो वो क्या पैगाम लेकर आए थे? मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान एक है, नफरत की दुकान केजरीवाल। आपको मालूम होगा कि मुझे 2 मिनट का वक्त दिया है इसलिए शॉर्ट बोलूंगा। केजरीवाल ने हमें क्या दिया? केजरीवाल ने पूरे हिंदुस्तान में एक अल्फाज निकाला सिर्फ कि मरकज कोरोना बम है। मरकज में जमाती जो आए हुए उन्होंने कोरोना फैलाया है। पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई और ऐसी आग लगी कि ट्रोलों में मुसलमानों को मारा जा रहा था, सब्जी बेचने वाले मुसलमानों को मारा जा रहा था, गलियों में जाने वाले मुसलमानों को मारा जा रहा था मेरे भाई। और इससे बड़ी दर्द क्या होगा? कोई इतिहास में ऐसी पार्टी नहीं जिसने कभी इतिहास लिखा हो। सिर्फ एक केजरीवाल ऐसी पार्टी है जिसने हिस्ट्री लिखी कि मुसलमानों के मैं खुल के खिलाफ हूँ। फेसबुक पे भी है, मीडिया पे भी है। तो मैं आप लोगों से ये पैगाम कर दूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट दें। वाकई हमसे एक गलती हुई, लेकिन कहते ना सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं मानने को तैयार हूं कि हमसे गलती हुई, लेकिन आज हम जाग चुके हैं और कांग्रेस के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। हम वादा करते हैं और मेरे साथ साथ आपको भी वादा करना पड़ेगा। हाथ उठा के अब्दुल रहमान को जिताओगे? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? मैं बताता हूँ कितनी जल्दी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में आपकी मोहब्बतों के साथ कांग्रेस को वन साइड पोलिंग हो जाए, कांग्रेस को वोट पड़ जाए। सट्टा बाजार इस टाइम पे जो दिखा रहा है 25 से 20 सीटें दिखा रहा है आम आदमी पार्टी की। आपने इतना ग्राफ गिरा दिया मुसलमान भाइयों आम आदमी पार्टी का। और जो 0 दिखा रही थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, वो आज से 5 से 10 सीटें दिखाने लगे हैं। और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त तक सरकार बनाने जा रहे हैं। आप मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। बस इतना ही कहना था आपसे कि आप आने वाले 5 तारीख को अब्दुल रहमान को वोट दें, कांग्रेस के हाथ का निशान दबाएं। आपसे ये वादा है, हाथ उठा के वादा करो। तुम्हें कसम है कि अब्दुल रहमान को राहुल गांधी को सिर्फ प्रधानमंत्री देखना चाहते हो तो उसकी वजह यह है कि दिल्ली में अगर तुमने कामयाब कर दिया तो बिहार की सरकार तुम्हारा इंतजार देख रही है, नायडू साहब की सरकार तुम्हारा इंतजार देख रही है। मेरी बात से भी इत्तेफाक करोगे, राहुल गांधी साहब को प्रधानमंत्री बनना इसी दिल्ली के बाद पक्का है। बिहार की सरकार गिरने जा रही है दिल्ली के इलेक्शन के बाद, नायडू साहब की सरकार गिरने जा रही है दिल्ली की सरकार के बनने के बाद। तो ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना। प्रधानमंत्री यहाँ पर 5 तारीख को हाथ के सामने बड़ा बटन दबाकर हमें अब्दुल रहमान साहब को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, कोई विधायक नहीं, इस बार विधायक नहीं चाहिए। विधायक गलियों में अकेला मारा फिर रहा, देख लो दूसरी तरफ। और तुम्हारा विधायक, तुम्हारा यार, तुम्हारा दोस्त भीड़ के साथ तुम्हारे बीच में खड़ा है। अल्लाह हाफिज। आपका राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत अच्छे जनाब अब्दुल सिद्दीकी साहब को आप लोग समाप्त कर रहे थे। अब मैं बुलाना चाहूंगा आपके दिलों की धड़कन, बेहतरीन वक्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा से बुलंद अस्सलाम वालेकुम। काय पे
सबको बोलना होगा, काय पे काय पे काय से। एक बात मन पे बैठने वाले लोग सब याद रखे, कोई भी चौधरी वजीर का नाम ना ले। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, और जब नहीं किया तो वो सियासत से चले गए। कोई याद ना करो, अब वो याद करने के काबिल नहीं है। याद करने के काबिल होते तो ये इलाके का सीवर बता देता कि उन्होंने कुछ किया होता। सीवर को बंद कराते हो, नालियों को बंद कराते हो, क्या अब्दुल रहमान बदनाम हो? कोई अब्दुल रहमान को बदनाम नहीं करेगा। रब्बे काबा की कसम, 5 तारीख को इतना वोट पड़ेगा कि तुम देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। तुम्हें कांग्रेस की बात करनी है, तुम्हें राहुल गांधी की बात करनी है, तुम्हें अपने बच्चों को बचाना है। जिस दिन से केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में बैठा, मुसलमानों के बच्चों को मारा जाने लगा, लेकिन इस केजरीवाल के मुंह से एक दफा भी आवाज नहीं निकली। कल परवेज वर्मा ने सिर्फ इतना कहा कि पंजाब से कुछ लोग आ रहे हैं, तो सारे लोगों ने बवाल मचा दिया। और मुसलमानों, हम लालच में नहीं आते, हमारी माँ बहनें लालच में नहीं आती। हम अपनी इकोनॉमी खुद चलाते हैं। हम ये बिरयानी बेच के जीते हैं, नारी बेच के जीते हैं। हम सरकार से कुछ नहीं लेते। हमें कांग्रेस को वोट देना है, बस हमें कांग्रेस को वोट देना है और कांग्रेस की बात करनी है। अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे बड़े भाई गुड्डू बधाइयों के जज्बात आपने देखे। मैं अब 2 मिनट में चाहूंगा कि भाई फहीम साहब आए, अपने ख्यालात का इजहार करें। भाई फहीम साहब 2 मिनट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सदर साहब से इजाजत लूंगा। हमारे भी मैं आपसे सिर्फ एक ही बात करूंगा कि अभी हम सब लोगों ने ये देखा, हम सभी लोगों ने अभी ये देखा कि एक सरकार वक्फ बोर्ड पर बिल ला रही है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को अपने अंडर में ले रही है। तो हम सब लोगों ने उस बिल के खिलाफ वोट किया था। सब लोगों ने हाथ खड़े करके बताओ, वक्फ बोर्ड का जो बिल तैयार हो रहा है उसके खिलाफ वोट किया था। तो फिर जब उसके खिलाफ किया था तो वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचने वाले के खिलाफ भी वोट करना है, करेंगे इंशाल्लाह। वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने वाले के खिलाफ भी वोट करेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतनी अपील करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को आप कांग्रेस को मजबूत बनाएं, राहुल गांधी जी को मजबूत बनाएं और सिलमपुर विधानसभा से अब्दुल रहमान साहब को मजबूत बनाएं। खुदा हाफिज, जय हिंद। माशाअल्लाह भाई फहीम साहब, बहुत अच्छी बात। जनाब, अरे उधर से बना जैसा कि बीच का रास्ता छोड़ दे, हमारे बीच हमारे आपकी मेहमान यहाँ का रास्ता छोड़। अहमद पटेल साहब की सजादी मोहतरमा मुमताज पटेल जी से मैं कहूंगा बराए मेहरबानी मंच पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुल्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुल्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। मुमताज पटेल जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन पहले सीलमपुर आई थी मैं राहुल गांधी जी की रैली में और अब्दुल रहमान साहब से मुलाकात हुई और आज उन्होंने मुझे बुलाया कि आए आप सबके बीच और आप सबसे थोड़ा बातचीत करें। मैं शुरू में तो ये कहना चाहूँगी
कि 10 वर्ष से दिल्ली में हम एक आम आदमी पार्टी की सरकार देख रहे हैं। एक बहरूपिया के रूप में आए थे, मफलर लगा के ब्लू वैगन आर में, वीआईपी कल्चर के खिलाफ, वीआईपी गाड़ी के खिलाफ, वीआईपी घर के खिलाफ। अब 10 वर्ष में कुछ और किया नहीं किया, पर अपना शीश महल जरूर बना दिया। हमने देखा 10 वर्ष दिल्ली में क्या हुआ। पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, आपने कभी सुना कि एलजी ने हमें काम नहीं करने दिया, केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया? 15 वर्ष, 5 वर्ष तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, पर कभी हमने ये नहीं सुना कि दिल्ली में काम अटक गया क्योंकि एलजी ने नहीं किया या फिर केंद्र सरकार ने रोका। हमने यही देखा है 10 वर्ष में, प्रचार प्रचार प्रचार। आप पोस्टर देखेंगे, आप प्रचार देखेंगे, आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, बढ़िया सी बढ़िया बातें सुनेंगे। आप सुनेंगे कि महिलाओं के लिए बस फ्री, बेशक है, पर बसें कहाँ हैं? आप सुनेंगे पानी फ्री, पर पानी साफ कहाँ आ रहा है? इस तरीके से आप लोगों को वर्षों से गुमराह किया जा रहा है। जब भी सवाल पूछा जाता है तो कोई नई स्कीम ले आते हैं, फिर बोलेंगे केंद्र सरकार से हमने कहा, और पता चलता है कि केंद्र सरकार ने मना कर दिया, जी हमें सरकार काम नहीं करने देगी। आवाज आ रही है मेरी पीछे तक? माफी चाहती हूँ थोड़ा अगर धीरे बोल रही हो तो जो हमने देखा है सिर्फ पोस्टर छपते हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखता है और कुछ नहीं मिलता, तो फिर रोना धोना चलता है कि मुझे गाली दे दी, मेरे पर हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब भाजपा और आम आदमी पार्टी के झगड़े में पिस कौन रही है? आप और हम। सही बोला कि गलत बोला? बिल्कुल सही। दिल्ली की जनता सफर कर रही है आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई में। मैं इस मंच से यही कहना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 70 वर्ष में नींव रखी इस देश की, एक देश जिसको अंग्रेजी हुकूमत से पाया था, जिस हाल में आज जो भी है हिंदुस्तान, भारत हमारा, वो नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी है। कांग्रेस पार्टी ने सक्सेसफुली 15 वर्ष दिल्ली में सरकार चलाई है, एक्सपीरियंस है, हमारे पास वरिष्ठ नेता हैं, सब है, हमें पता है यहाँ पे सरकार चलानी कैसे है। दिल्ली को जो चमकता धमकता एक राज्य बनाया था, कैपिटल सिटी, इंडिया का एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल, उसकी नींव भी कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। मैं इस मंच से आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जाग जाइए। अब्दुल रहमान साहब भी जाग कर कांग्रेस में आ गए। उन्हें समझ आया कि यही वो पार्टी है जो सही तरीके से सरकार चला सकती है। जो भी हमने बात सुनी, बजट नहीं है, बजट यहाँ कहाँ आ रहा है? बजट आपका प्रचार में जा रहा है, आपका टैक्स कहाँ जा रहा है? आपका टैक्स जा रहा है प्रचार में। तो जनता के लिए करेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी आप लोगों के लिए गारंटियां लेकर आई है। कांग्रेस पार्टी ने अभी कहा 2500 रुपए महिलाओं के खातों में डालेंगे, जरूरतमंद जो है। यहाँ पे जी बिल्कुल भाजपा भी ऐसी स्कीमें ला रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा 2100 रुपए देंगे, पर पंजाब में 3 वर्ष पहले महिलाओं को बोला था 1000 देंगे, अभी तक कुछ मिला नहीं है। ठीक है, गैस कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि अगर सरकार में आती है 500 रुपए की करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये भी गारंटी दी है आपको कि 8500 रुपए का अप्रेंटिसशिप युवाओं को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने राशन किट की गारंटी भी करी है, हेल्थ इंश्योरेंस की भी गारंटी करी है। बहुत सारी गारंटियां हैं जो कांग्रेस पार्टी, और मैं यहाँ इस मंच से कहती हूँ कि ये वायदे पूरे होंगे, पर इसमें हम लोगों को आप सबका साथ चाहिए, आपकी जरूरत है, क्योंकि आपके हाथ में ताकत है बदलाव लाने की। आप इस उंगली से जो बटन दबाएंगे उसी से आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी जिंदगी संभलेगी। इसीलिए मैं कहूंगी आपको कि 5 तारीख को 2 नंबर का बटन, पंजाब कांग्रेस का हाथ, उस बटन पे आप दबाएं और भारी बहुमत से अब्दुल रहमान साहब को जिताएं। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देख रही हूँ मैं, तो बच्चों को मैं खास जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। कहाँ हैं सारे बच्चे? हाँ, तो 5 तारीख को आप कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले घर से बाहर अपने मम्मी पापा
दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी जो भी है सबको बाहर भेजे और बोले जब तक वोट नहीं करेंगे घर में नहीं घुसना और सबकी उंगलियां चेक करना, निशान होता है, अगर निशान नहीं दिखा तो घर के दरवाजे बंद और आज से लेकर रोज उनको याद दिलाना 2 नंबर का बटन, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अब्दुल रहमान साहब जिंदाबाद, अब्दुल रहमान साहब जिंदाबाद। उम्मीद रखती हूँ कि वापस जब आऊँ तो फिर से विधायक साहब के साथ उनकी विक्ट्री इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप सबके बीच बिरयानी की बात सुनी तो बिरयानी निहारी खाने आऊंगी, जरूर खिलाना मुझे आप लोग। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अभी गलियों में चल रही थी तो भूख लगना शुरू हो गई। इंशाअल्लाह अगली बार जीत की रैली में आएंगे आप सबके बीच इंशाअल्लाह। और आप सब से पूरी उम्मीद रखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का आप साथ देंगे और आप आज साथ दीजिए कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी अब्दुल रहमान साहब हमेशा आपका साथ देंगे। इंशाअल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत। बच्चों को मैंने अपील करी ना, बच्चे घर में अपनी जितनी भी माँ बहनें सब हैं, सबको उस दिन बोलेंगे खाना बाद में बनाना, पहले जाके वोट करना। ये आपका बहुत बड़ा अधिकार है, संविधान ने दिया है, लोकतंत्र ने दिया है। आप हर 5 वर्ष अपनी तरफ से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सही कैंडिडेट को चुने, सही पार्टी को चुने, उस पार्टी को चुने जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो जानती है कि सरकार किस तरीके से मजबूती से चलाना है। तो मेरी तरफ से सारी बहनों को, सारी माताओं को, यहाँ पे सारे जितने युवा बैठे सबको मैं अपील करती हूँ, मोहर लगाए, मोहर लगाए, हाथ पे, मोहर लगाए, हाथ पे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अब्दुल रहमान साहब जिंदाबाद। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माइक अब्दुल साहब को देती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मुमताज पटेल जी का। जैसे कि अब मैं आपके बीच आपके बड़े भाई, आपके हमदर्द, गरीबों के मसीहा, आपके विधायक भाई अब्दुल रहमान साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। भाई अब्दुल रहमान साहब दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। और आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। भाई अब्दुल रहमान साहब आपके हवाले। कसाईवाली के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मुशर्रफ साहब। आज कई लोग शायद बोलने से रहे, उनसे माफी चाहता हूं क्योंकि बार बार चैलेंज चुनाव आयोग से आ रहा था कि वक्त ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज उन्होंने हमें एक नोटिस भी कर दिया है, तो इसलिए माफी के साथ आज की इस सभा को सजाने वाले यहाँ के ब्लॉक के अध्यक्ष चौहान बांगरवाड़ के सरताज अहमद साहब और सदर मोहतरम जनाब हाजी शानू साहब, हाजी मेहताब साहब और यहाँ मंच पर उपस्थित भाई मोहसिन साहब, अंजुम जमाल साहब, तस्लीम मंसूरी साहब, गुड्डू बदायूनी साहब, हाजी पति साहब, जावेद बरकी साहब, जमशेद अली साहब, इरशाद अली साहब, मतीन भाई, रईस अहमद कुरैशी साहब, चमन भाई, अमरोही, बब्बू भाई और गुल्ले भाई, शब्बीर उर्फ गुल्ले भाई, हाजी सुहेल साहब, साबिर अली,
हाजी रशीद साहब दूध वाले, भाई यूसुफ साहब, भाई बबलू साहब, सलाउद्दीन साहब, मोहसिन खान साहब, भाई बहुत सारे लोग हैं, टाइम भी निकल जाएगा। यहाँ मौजूद तमाम मौजूद हजरात, हमारे भाई जावेद साहब, हाजी रईस साहब वेलकम वाले ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, हमारे सीलमपुर के बब्बू भाई जैकेट वाले, बहुत सारे लोग बैठे हैं मंच पे। इतने सारे लोग हैं सैकड़ों की तादाद में। अब मैं नाम लेने लगा तो 20 मिनट तो नाम में चले जाएंगे। तो सबसे माफी चाहते हुए मैं आज कुछ बातें अपने इलाके के मौजूद लोगों से, अपने इलाके के नौजवानों से और घर में सुन रही मेरी प्यारी माँ बहनों से आपसे करना चाहता हूं। मैंने कई जगह सुना, जब कांग्रेस में 32 वर्षों तक रहे और 5 बार एमएलए बने, जब पार्टी से कॉरपोरेशन का 2 बार चुनाव लड़े, मरकज पर, दिल्ली दंगों पर, शराब के ठेकों पर, आरएसएस के छोटे रिचार्ज पर, इलाके को ठगा, इलाके का वोट लिया, गठड़ी समेटी और आम आदमी पार्टी जिसको आरएसएस का रिचार्ज बताते थे उसी के पास पहुंच गए। और क्यों पहुंच गए? क्योंकि वो कहते थे कि 10 साल से हमारी दुकान में ताला लगा हुआ है, तो वो अपना ताला खुलवाने वहां पहुंचे। पार्टी मैं समझता हूं मां होती है इंसान की। एक राजनीतिक जो आदमी होता है उसके लिए पार्टी मां होती है, और वो मां उसको राजनीतिक जन्म देती है, वो मां उसको चलना सिखाती है, वो मां उसको ओहदा दिलाती है, वो मां समाज में सम्मान दिलाती है, वो मां उसका रुतबा बढ़ाती है, और वो मां अर्श से उठाकर फर्श तक बिठाने का काम करती है। तो दोस्तों भाई देखो, एक तो बीच में से सारे भाई साइड हो जाएं, पीछे वाले लोग परेशान हो रहे। हाँ प्लीज भाई साहब। दोस्तों उन्होंने कई जगह कहा कि अब्दुल रहमान ने काम नहीं किया इसलिए अब्दुल रहमान का टिकट कट गया। तो मैं चंद बातें काम पे करना चाहता हूं। मैं इस मंच पर चूंकि 10-12 कैमरों में रिकॉर्डिंग हो रही है और कई चैनल के माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो मैं चैलेंज करना चाहता हूं उनको और बताना चाहता हूं कि 5 बार एमएलए रहे आपके वालिद मोहतरम। 21 वर्ष 2 महीने उन्होंने विधायकी के तौर पर काम किया, और इस 21 वर्ष 2 महीने में जितना भी बजट उन्होंने सीलमपुर विधानसभा में लगाया है वो तमाम बजट का रिकॉर्ड निकाल लाइए आप, और किसी भी मंच पे आ जाइए निकाल कर, या कहीं डिबेट में बुला लीजिए। मर्द का बच्चा हूं, डिबेट से नहीं भागूंगा। आप वो सारा बजट निकलवा के लाइए। और अभी आसमा रहमान आपको बता रही थी कि पहले दंगा, फिर कोरोना, 2.5 साल का वक्त मिला, लेकिन इस 2.5 साल में आपके 21 साल से ज्यादा पैसा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में लगाया है। निकाल के ले आइएगा। दूसरी बात, आपने मुझसे कहा चैनल के माध्यम से या आपके चेले चपाटों के माध्यम से कि ये बताओ टिकट क्यों कटा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा टिकट अब नहीं कटा। मेरा टिकट तो जब मैंने दिल्ली की विधानसभा में जाना शुरू किया
जब मैंने, बल्कि एक बात आपसे पूछूं, आपने मुझे वोट दिया 73,000, आपने इतना वोट आज तक 1993 से अब तक किसी को नहीं दिया। मुझे जिताया आपने 37,000 वोट से, इतने वोट से आज तक यहाँ कोई भी नहीं जीता। तो किस लिए वोट दिया और किस लिए जिताया? वोट इसलिए दिया, जिताया मुझे इसलिए कि अब्दुल रहमान को हम वोट देंगे, वो हमारी आवाज बनकर विधानसभा में हमारे मुद्दे उठाएगा और हमारे इलाके के कामों को कराएगा। यही वजह थी, कुछ और थी? बताइए ना भाई। हेलो, अगर यही वजह थी तो फिर जब मैं विधानसभा पहुंचा तो सबसे पहला मुद्दा मेरे सामने था कि हमारे जमुना पार में हुए दंगों पर बहुत अत्याचार हुए, बहुत बेगुनाह बच्चों को उठाकर जेलों में डाला गया। लगभग 10 से 11 महीने तक मैं भी कभी किसी थाने, कभी किसी थाने, कभी किसी सेल में, कभी क्राइम ब्रांच में भागता रहा लोगों के साथ। कभी छूटता था कोई नहीं छूट पाता था, लेकिन पुलिस की बर्बरता की इंतहा ये थी कि चिन्हित कर करके एक समुदाय के लोगों को जेलों में डाला गया और कई माओं के लाल आज भी जेलों में बंद हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया? जाफराबाद की गलियों में दंगा नहीं हो रहा था, जाफराबाद की गलियों में घूमकर लोगों को बलगलाना, लोगों से कहना आपका विधायक कहाँ है। मैं बताना चाहता हूं, आपका विधायक वहां था जहां आपके लोगों को, जहां इंसानियत को उसकी जरूरत थी। शिव विहार में मैं वहां था, जहां जरूरत थी ब्रजपुरी में मैं वहां था, जहां जरूरत थी चांद बाग में मैं वहां था, जहां जरूरत थी गड़ी मांडू गांव में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आसमा रहमान यहां मौजूद हैं। गड़ी मांडू गांव में 48 घर हैं मुसलमानों के, 48 घर हैं। और ये वीडियो अभी इन्होंने के पास है, इन्होंने बताया मुझे आसमा के, तो 48 घरों में और एक 55 गज की मस्जिद है, उसमें आग लगा दी गई। वहां सारे मकान जल गए। वो तमाम लोगों को जब हमें पता चला, 256 लोग थे, बच्चे, नौजवान, बेटियां, जवान बेटियां, बहुएं, बुजुर्ग औरतें, बुजुर्ग इंसान, टोटल 256, उन सबको लेकर के गए और श्री राम कॉलोनी के स्कूल का ताला खोला और उसमें उनको रखा। जितने भी, क्योंकि हमारा जब चुनाव हुआ था, जितने रजाई, गद्दे, तकिए हमारे पास थे वो सब वहां पहुंचाए। बाकी ओखला से हाजी शानू गवा बैठे हमारे साथ गए थे। रात को 4 बजे एक टप्पू भर के गद्दे, तकिए, रजाई ये लेकर के आए और वहां पहुंचाए। जितने दिन दंगा शांत नहीं हुआ, उनके रहने का, उनके नाश्ते का, उनके खाने का इंतजाम किया। और जब दंगा शांत हुआ, उन सबको उनके घर लेकर के गए। तब आसमा रहमान ने सभी को एक एक सिलेंडर, उनके खाने पकाने के बर्तन, उनको आटा, उनको चावल, उनको दालें, उनका तमाम जरूरत का सामान हर घर को दे करके उनके घर में उनको बिठाने का काम किया। ये किया था हमने उन दंगों में। आप जाइए, गड़ी मांडू गांव है पास में, कहीं लद्दाख में नहीं है। गड़ी मांडू 5वें पुश्ते पे भजनपुरा में है। और जब मैं विधानसभा गया तो सबसे पहली आवाज मेरी उस विधानसभा में दंगों को लेकर के थी। मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं, दिखाएं भाई जरा।
हूं और उन्होंने अच्छी बातें सुझाई, लेकिन दिल्ली की पुलिस उन्हीं के अंदर आती है और दिल्ली की पुलिस का दोहरा चेहरा दिल्ली के अंदर देखने को मिला कि दंगे के अंदर एक कानून मैंने सुना था कि जो आदमी कहीं दंगा हुआ है, कहीं झगड़ा हुआ है और अपने घर से 200 मीटर तक कहीं भी खड़ा पाया जाता है तो उसे कहीं दंगे में या उसमें दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन दंगे के अंदर दंगा शिव विहार में हुआ, दंगा करावल नगर में हुआ, दंगा चांद बाग में हुआ, दंगा यमुना विहार चौक पर हुआ, लेकिन सीलमपुर के अंदर कहीं दंगा नहीं हुआ। मौजपुर में छुटमुट घटनाएं हुई, लेकिन जो लोग चौहान बांगर के अंदर, जो लोग सीलमपुर के अंदर, जो लोग ब्रह्मपुरी के अंदर, जो लोग जो है जाफराबाद के अंदर अपने घर पर शोर मचता था कि साहब इधर से आगे लोग उधर से आगे, कोई आदमी अपने घर के दरवाजे पर भी खड़ा था तो दिल्ली की पुलिस ने उठाकर उसको जेल में डालने का काम किया और उस पर 302 जैसी धाराओं में उसे बंद करने का काम किया। ऐसे 50 बच्चे, अध्यक्ष महोदय, ऐसे सैकड़ों बच्चे आज भी दिल्ली की जेलों में बंद हैं, जो बेकसूर है, जो बेगुनाह है। अध्यक्ष महोदय, जो बेगुनाह बच्चे दिल्ली की पुलिस ने जांच करके उन बच्चों को जेलों में डाला है। दिल्ली की पुलिस का दोहरा चेहरा मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा मंदिर है कि जहां हम अपनी बात भी ना कह सके, अपने इलाके की बात को ना रख सके, तो हम कहां रखेंगे अध्यक्ष महोदय। मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की पुलिस ने वो दोहरा रवैया शायद इसलिए अपनाया कि एक समुदाय पर प्रेशर बनाया जा सके, उसके नौजवान बच्चों को उठाकर जेलों में डाल दिया जो बेकसूर थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और जो कसूरवार हैं इन दंगों के उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह जेलों के अंदर बंद हैं उनको जेल भेजने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, एक दो लाइनें कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा और फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या सर दोबारा कहें? ये भाजपा वाले चीख रहे थे। तो देखिए, कोई एक वीडियो, वो 4 वीडियो ले आए 21 साल में निकाल के, जो इलाके के लिए कुछ बोले हो। मैं हर चीज की दूंगा तुम्हें। मैंने, वो कहते हैं स्कूल बनवाएंगे, वो कहते हैं अस्पताल ठीक करेंगे। तुम्हारे बाप का टाइम कहीं बना हुआ, ठीक क्यों नहीं करवाया था? करवाते। जब बात आई हमारे स्कूल गांधी हरिजन की, और मैंने उस वक्त के शिक्षा मंत्री के पास बार बार चक्कर लगाए, बार बार, फिर आतिशी मैडम बनी, बार बार उनके चक्कर लगाए। फिर मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मेरे इलाके का स्कूल जहां 4000 बच्चे थे वहां आज 500 बच्चे रह गए, उसकी बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही है? मैंने 26 करोड़ रुपए का टेंडर करा लिया, 36 पेड़ थे, ट्रांसफर होने थे, हो नहीं सके, पर स्कूल आज तक नहीं बना। जब उन्होंने भी, केजरीवाल साहब की बता रहा हूं, जब नजरअंदाज किया तो मैंने 280 में क्वेश्चन लगाया और विधानसभा के अंदर अपने स्कूल की बात रखी। सुनिएगा। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 280 पर एक अहम मुद्दे को उठाने का मौका दिया। मेरी विधानसभा में ब्रह्मपुरी रोड पर एक गांधी हरिजन के नाम से स्कूल था मैडम, वो एडेड स्कूल था और अब से लगभग 2.5-3 साल पहले गवर्नमेंट ने उसे अपने अंडर ले लिया। मैडम, उसकी बिल्डिंग जर्जर हालत में थी, तो गवर्नमेंट ने उसके बच्चों को शिफ्ट किया पीली बिल्डिंग सीलमपुर, जो वहां से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। 2.5 साल से बच्चे उस दूसरे स्कूल की बिल्डिंग में छोटी सी जगह में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं।
26 करोड़ रुपए की लागत से उस स्कूल की बिल्डिंग के 100 कमरे बनाए जाने थे। 84 कमरों में क्लासरूम और 16 कमरों में ऑफिसेज के यूज के लिए। तो मैडम 2.5 साल पहले उसका काम शुरू होने वाला था, लेकिन 35-36 पेड़ों को स्थानांतरित किया जाना था उसके अहाते से। वो स्थानांतरित नहीं हो सके, इसके कारण वो काम आज तक शुरू नहीं हो सका। उसके बाद में वो टेंडर लैप्स हुआ, वो ठेकेदार चला गया छोड़कर, रीटेंडर हुआ उसको भी 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हो सका। और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। अभिभावक हर रोज मेरे ऑफिस में आते हैं और 800 मीटर दूर चल के बच्चे बच्चियों को जाना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मैडम कि आप इसमें थोड़ा सा दखलंदाजी करें अपनी, और इस स्कूल की बिल्डिंग को जल्द से जल्द बनवाएं ताकि उन बच्चों को राहत मिल सके और बच्चे अच्छे से अपने ही स्कूल में आकर के पढ़ाई कर सकें। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी विधानसभा में वोट तो है 2.25 लाख, लेकिन आदमी तो ये मैंने शुरू में कहा तो मुझे अरविंद जी ने बुलवाया और मुझसे कहा कि यार तुम जब ये कोई बात होती है हमसे कहो, विधानसभा में क्यों उठाते हो? विरोधी जो विपक्ष के लोग हैं वो मुद्दा बना लेते हैं और ये ठीक नहीं है। मैंने कहा साहब मैंने तो आपसे भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बना तो मैंने फिर बोला और फिर मैंने और चीख कर बोला और मैंने कहा कि अब 500 बच्चे रह गए 4000 से, कब आंख खुलेंगी, कब बनेगा स्कूल? तो वो वीडियो भी है मेरे पास। तो मैंने निरंतर आवाज उठाई तो उनको बुरा लगा। फिर मैंने अस्पताल को लेकर कहा कि मेरी विधानसभा का एकमात्र हॉस्पिटल, आप सुन ले, है अस्पताल की, चलाना जरा। वो कहते हैं कुछ कहानी इसलिए में एक जगप्रवेश चंद नाम से हॉस्पिटल है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हॉस्पिटल है अध्यक्ष महोदय। उसमें आए दिन एक्सरे मशीन, आए दिन अल्ट्रासाउंड मशीन खराब रहती है ना। वो 200 बेड का हॉस्पिटल है अध्यक्ष महोदय। पूरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का इकलौता एक हॉस्पिटल सिर्फ 200 बेड का, जहां किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है अध्यक्ष महोदय। वहां ना वेंटिलेटर है, ना वहां वो है क्या नाम MRI, सिटी स्कैन या कोई सुविधा वहां नहीं है अस्पताल में। अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से कहना है कि आप मंत्री महोदय को आदेश करें कि वहां पूरे इसमें नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में इकलौते हॉस्पिटल को कम से कम 500 बेड का किया जाए और वहां तमाम सुख सुविधाएं जो एक हॉस्पिटल को हॉस्पिटल बनाती है वो उसमें दी जाए। और अध्यक्ष महोदय तो अस्पताल को लेकर मैंने कि इसके 6 वेंटिलेटर पास करा लिए, MRI पास करा ली, सिटी स्कैन पास करा लिया और 268 बेड पास करा लिए, यानी कि 468 बेड का होना था। लेकिन जब कोई काम मैंने बार बार कहा और मैं मुख्यमंत्री के पास गया तो उन्होंने कहा कि साहब LG नहीं होने देगा। मैंने कहा जो चीज पास हो गई तो LG कैसे रोक रहा है? तो उन्होंने कहा यार तू बहुत बोलता है, 70 में कोई नहीं बोलता, 62 में तू ही अकेला बोलता है। मैंने उनसे एक बात कही कि साहब इलाके के लोगों ने वोट दिया है इसलिए कि अपने इलाके की समस्या को रख सकूं, उठा सकूं और उन कामों को करा सकूं। तो उन्होंने कहा तू अकेला ही आया क्या जीत के? मैंने कहा हाँ। मैंने उन्हें एक शेर सुनाया था उस टाइम और वो शेर कुछ यूं था कि जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन, जुल्म के साए में
पर तोलेगा कौन? सोचना ये है कि लब खोलेगा कौन? और सच बयां करना जरूरी है बहुत, सच बयां करना जरूरी है बहुत। और मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन? भाई अब्दुल रहमान, भाई अब्दुल रहमान, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। दोस्तों, आए दिन मेरी विधानसभा में जगह जगह सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, जगह जगह पानी भरा रहता है। ये देखिए सामने मामू पान वाले हैं, आए दिन आप देखते होंगे पानी भरा रहता है जगह जगह। मैं पूछना चाहता हूं, जब 15 इंच की लाइन पास थी तो आपने 8 इंच के पाइप क्यों डलवाए? बाकी पैसा कहां गया? मैं पूछना चाहता हूं, जहां मैन पर 18 इंच की लाइन थी वहां आपने 12 इंच की क्यों डलवाई? पैसा कहां गया भाई? कहां गया मैं बताऊंगा। वो जो उनके साहबजादे कहते फिरते हैं ना कि 100 मुल्क घूम चुका हूं, अब खिदमत का जज्बा जागा है। 100 मुल्क कहां से घूम लिए भाई? जब तुम्हारे अब्बा सीलमपुर आए थे तो दूध बेचते थे। हमारे चाचा रशीद तो आज भी दूध ही बेच रहे बेचारे, उनसे पहले से आए हुए। बताओ, वो तो आज भी दूध ही बेच रहे हैं। तुम दूध बेचते थे, तुम्हारे आज एक 30 गज का मकान था, आज तुम्हारे 30 मकान कहां से हो गए? तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज कहां से बन गया? तुम्हारा नर्सिंग कॉलेज कहां से बन गया? तुम्हारा 5 स्टार होटल कहां से बन गया? तुम्हारे फार्म हाउस कहां से आ गए? तुम्हारी लॉरी में वॉशिंग का प्लांट कहां से आ गया? पटपड़गंज में तुम्हारी जींस की फैक्ट्री कहां से आ गई? तुम्हारे फार्म हाउस कहां से आ गए? टैंक रोड पे दुकान कहां से आ गई? तुम्हारी बीवी का 20 करोड़ से ज्यादा का शगुफ्ता चौधरी का ऑनलाइन बिजनेस है मेकअप का कहां से आ गया? तो भाई ये इतना पैसा आया कहां से? मैं बताऊंगा कहां से आया। मैंने अभी इन्हीं की पार्टी में है मानतुल्लाह खान, उनकी एक वीडियो देख रहा था मैं। वो बता रहे थे कि 286 करोड़ रुपए का गबन तो सिर्फ एक कब्रिस्तान बेचने में किया है, पंजाब खौर का। और दूसरा, आपने सेलेक्ट सिटी मॉल देखा है? साकेत के अंदर दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है, कब्रिस्तान के ऊपर बना है। वो कब्रिस्तान पर, वो उस पर नहीं बना, किसी वैसी जमीन पर। और जब वो जमीन दी गई तो आपके विधायक चेयरमैन थे उस टाइम वक्फ बोर्ड के, जो संभालने की बात कर रहे हैं, जो सजाने की बात कर रहे हैं। और जब मैं दिल्ली आया था ना तो 30 मकान थे मेरे, आज एक रह गया। तुमने, वो बताते भी हैं कि हमारी दुकान पर ताला लगा हुआ है 10 साल से, ताला खोलने की वजह से आम आदमी पार्टी में गए। ताला खुलवाना है उनका। अरे मैं तो कहता हूं, जिसने तुम्हें कारोबार का जरिया बना लिया उसका ताला नहीं, उसकी तो परमानेंट सील लगा देनी चाहिए, परमानेंट सील। दोस्तों, सीवरों की बात कर रहा था मैं। सीवर की मैंने, जब इसकी एक दिक्कत है कि विधायक का फंड सीवर पर लग नहीं सकता। हालांकि फंड तो मैं इतना लाया हूं कि वो पूरे 21 साल में नहीं लाए होंगे जितने मैं 2.5 साल में लाया हूं। मतलब फंड का बता रहा हूं, 80 करोड़ से ज्यादा इन 2 सालों में पैसा लेकर आया हूं मैं, 80 करोड़ से ज्यादा। मैं वो नहीं बता रहा मैंने फ्लाईओवर बना दिया, मैंने सनी में बना दिए, मैंने वो बना दिया, नहीं, सिर्फ इलाके की बात कर रहा हूं। 28 करोड़ रुपया जहां जहां पाइपलाइन नहीं थी पानी की, ये परवीन बख्श बैठे हैं यहाँ। कहा है परवीन भाई, ईमानदारी से बताना, ऐसी कितनी जगह है
जहां पानी की एक बूंद नहीं आती थी पिछले 30 सालों से, आज वहां हर गली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पानी है। पूछ लीजिए, वरना मौजपुर में आदर्श मोहल्ला, विजय और आदर्श मोहल्ला कौन कौन से मोहल्ले थी तुम्हारा सुना, वहां सब्जी मंडी, अर्जुन मोहल्ला, इन तमाम जो माता मंदिर गली, पानी, जम्मू मोहल्ला, पानी नहीं आता था। आज अल्लाह का शुक्र है क्योंकि पानी पर हक सबका है। आज उन सब जगहों पर पानी आता है। लाइन ही नहीं थी, सीवर इन्होंने डाला, कभी निकल कर नहीं देखा घर से, ऑफिस से, कि सीवर कैसा डल रहा है, कहां डला है, कहां नहीं डला। 489 जगह 489 पॉइंट ऐसे हैं जहां एक मैन होल से दूसरे मैन होल तक, मैन होल तो था पर पाइप नहीं था, मैंने डाला है। वो बात करते हैं काम की, वो बात विकास की करते हैं, उनसे पूछना। तुम्हारा जो ऑफिस है, तुम्हारे ऑफिस से नूरानी मस्जिद तक और नूरानी मस्जिद से 184 फीट ब्रह्मपुरी रोड तक पाइप मैंने डाला, पाइप नहीं था सीवर का। बात करते हो विकास की, तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि मैन होल फट गया तो पाइप भी डालेगा। विकास कराएंगे दोस्तों। इसका बजट जल बोर्ड से मिलता था, तो मैंने बहुत बार कहा, बहुत जगह सीवर ओवरफ्लो रहता है, लोग इकट्ठे होकर आते हैं, लोग लड़ाई करते हैं, गालियां देते हैं, क्या करें हम। जगह जगह जो हमारे रिंग हैं टूट गए हैं, घेरे टूटे पड़े हैं, नीचे गड्ढे में उतर गए हैं, पानी गंदे आ रहे हैं, पानी की लाइनें डैमेज है, टूटी पड़ी है। जिस काम को कहते हैं फंड नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल ने तभी कहा था कि जितना बोल रहा है ना, जा बोल ही दे तू। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल ही लूंगा। और देखो तुम्हें दिखा रहा हूं, दिखाना भाई सीवर वाली। सभा, मेरी विधानसभा में वोट तो है 2.25 लाख, लेकिन आदमी 5 लाख से ज्यादा रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, 4884 गलियां हैं मेरी विधानसभा में, और उन 4884 गलियों में जो सीवर डला हुआ है वो 28 साल पहले डला था। 1995 में सीवर डला था, छोटी छोटी पाइपलाइन डली थी, जगह जगह ओवरफ्लो होता है, लोग गालियां देते हैं, लोग 50-50, 100-100 के झुंड में इकट्ठा होकर झुंड बना करके मेरे ऑफिस पे आते हैं और हंगामा करते हैं, और एक रीच बंद हो जाती है। एक मैन होल से दूसरे मैन होल तक का जो पाइप होता है उसे रीच कहते हैं। अगर एक रीच बंद हो जाती है और उस पाइप को बदलने की जरूरत है, तो उसके लिए जब भी पता करोगे फंड नहीं है। पानी गंदा आ रहा है, पानी का पाइप लीक कर गया, अगर पाइप लीक को बदलना है उसको, तो जवाब आएगा फंड नहीं है। सरकार जितने भी बहुत सारे मैनहोल ऐसे नीचे उतर गए, उनके रिंग टूट गए, घेरे टूट गए, मैनहोल टूट गए, उनको बदलने के लिए फंड नहीं है। अगर सरकार किसी भी काम को कराने के लिए कहे कि भाई ये काम तो टेंडर हो चुका, इसे करा दो, कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ठेकेदारों की पिछले कई वर्षों से पेमेंट नहीं हुई है। दोस्तों, मेरी जिम्मेदारी थी, आपने जिम्मेदारी सौंपी थी, मैं आपके काम कराऊंगा और आपकी आवाज बनकर विधानसभा में बोलूंगा। और ये दावा करते हैं मरकज पर वोट लेने वाले, ये दावा करते हैं दिल्ली दंगों पर वोट लेने वाले। कभी 2 शब्द कहीं छपे तुम्हारे नाम के दिल्ली दंगे पर? मैंने तो पुलिस को खुला दोषी बताया, पूरी दुनिया ने देखा। मैंने तो कहा उनको सजा दीजिए। अभी आपने सुना होगा इंदरलोक में जुमे की नमाज हो रही थी, सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे थे, एक दरोगा आया कुछ पुलिस वालों को लेकर और लोगों के ठोकरें मारनी शुरू कर दी नमाज पढ़ते हुए को। देखा था आपने? हैं? 5 विधायक थे मुसलमान विधानसभा में, बोलने की हिम्मत हुई किसी की? तुम्हारा भाई बोला था, सुना? माशाअल्लाह। अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली के इंदरलोक इलाके में
जुमे की नमाज अदा कर रहे लोगों पर पुलिस ने आकर लातें बजाई, उनको ठोकरें मारी। इस बर्बरता के लिए शंकर कुमार सब इंस्पेक्टर, सराय रोहिल्ला थाना का सब इंस्पेक्टर, खाली उसे सस्पेंड कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई पूजा कर रहा हो, कोई अरदास कर रहा हो या कोई नमाज पढ़ रहा हो, इसी पूजा में नमाज में आकर लात बजाना, ठोकरें मारना बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर गलत है। सर, ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। भाई अब्दुल रहमान, भाई अब्दुल रहमान, आपका शेर भाई अब्दुल रहमान। बस मुझे एक काम नहीं आया, ये दावे करते फिरते हैं। ये जितनी गलियां बनाई हैं मैंने बनाई हैं। जाल लगवाने की औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम जाल लगवा सके हो। जहां का जाल टूट गया वहां पत्थर रख दिए लाके, जाल निकाल के सारे बेचाए, लोहे के पैसे खा गए। कहीं जाल तक नहीं लगवा सके आज तक। बातें करते हैं, इसी मंचों से कहते थे चाटा मार के ले आऊंगा बजट, मुझे लाना आता है। मैं तो इंतजार करता रहा, बजट ले जाओ ले जाओ। तुम तो आए भी नहीं, एक बार भी लेने तुम नहीं आए। मैंने फिर भी तुम्हारे जेई को इस मंच से कह रहा हूं, जो तुम्हारा जेई है उसे 28 करोड़ रुपए दिए हुए हैं आज भी मैंने ये गलियां बनाने के लिए। और जितनी चौहान बांगर, जाफराबाद, सीलमपुर, कैथवाड़ा, उस्मानपुर, मौजपुर, वेलकम, शास्त्री पार्क, जितनी गलियां हैं जो खराब है, 5 करोड़ रुपए मौजपुर के जेई को और 28 करोड़ रुपया जो सीलमपुर का, इनका एमसीडी का जेई है प्रदीप, जो सीलमपुर देखता है, गौतमपुरी देखता है और चौहान बागर देखता है, 28 करोड़ रुपया उसको दे रखा है इन गलियों को बनवाने के लिए। ये टेंडर होने जा रहे सारे के सारे, काफी टेंडर हो भी चुके हैं। बात करते हैं तो मुझे 10 गली गिना देना। 4 साल हो गए तुम्हें बने हुए, 4 साल में कभी तुमने 10 गली नहीं बनाई आज तक। विकास की बात करते हो, बाप ने मारा भेंट की, बेटा तीरंदाज। भाई अब्दुल रहमान, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपका वोट बड़ा कीमती है। एक तरफ वो है, जब दिल्ली का दंगा हो रहा था तो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल था। हम चीखते रहे बाहर खड़े होकर। एक वो था शेर जो जमुना पहाड़ में आया और उन लोगों से मिलकर गया, जिसका नाम था राहुल गांधी। मैं ये नहीं कहता किसी के भी साथ गलत न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी में हिंदू भाई हैं, हिंदू भाइयों के साथ वहां के लोगों ने दिक्कत की। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ट्वीट किया, अरे भाई, आपकी दिल्ली में रहने वाले मुसलमान भी माइनॉरिटी हैं, अगर उनकी मस्जिद पर जहांगीरपुरी में हमला हो रहा था तो एक ट्वीट ही कर देते। एक ट्वीट तक आपसे नहीं हुआ। वहां भी अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम है राहुल गांधी। जिंदाबाद। दोस्तों, बहराइच के अंदर कत्लेआम हो रहा था, आगजनी हो रही थी, एक ट्वीट तक नहीं हो सका केजरीवाल से। वहां जाने वाला भी वही मर्द था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। कानपुर के अंदर दंगे हो रहे थे, लोगों का नुकसान हो रहा था, एक ट्वीट, एक अल्फाज तक नहीं निकला अरविंद केजरीवाल के मुंह से। वहां जाने वाला भी वही शेर था, राहुल गांधी। अभी संभल के अंदर 5 बच्चों का कत्ल कर दिया गया, एक अल्फाज आपके मुंह से नहीं फूटा।
वहां पहुंचने वाला भी एक ही शख्स था, राहुल गांधी। उसे जाने नहीं दिया, रास्ते में रोक लिया। तो उसने इमरान मसूद साहब को भेजकर उन तमाम पीड़ितों को अपने घर बुलाया, उनकी मदद की और उनके केस में मदद करने का वादा करके उनको घर छोड़वाया। दोस्तों, ये नई कांग्रेस है, ये नई सोच की कांग्रेस है, नई सोच का नेता है। मोहन भागवत जी ने, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, मीटिंग की बात की, बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, साथ मिलकर काम करेंगे। मगर उस शेर ने साफ कह दिया, हमारी नीति अलग है, हमारी सोच अलग है, हम सेकुलर हैं, हम तुम्हारी नीतियों पर राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए मीटिंग ही कैंसिल कर दी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भाई अब्दुल रहमान, मोहतरमा मुमताज पटेल, मोहतरमा मुमताज पटेल। तो दोस्तों, एक ऐसा आदमी, अभी तुमने देखा होगा, यहाँ आए थे राहुल गांधी, यहाँ आए और आकर के उन्होंने कहा और बेशर्ता कहा कि जहां भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा, सिखों पर जुल्म होगा, दलितों पर जुल्म होगा, ईसाइयों पर जुल्म होगा, बौद्ध पर जुल्म होगा, वहां सबसे पहले राहुल गांधी का सीना होगा। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी से, मेरी विधानसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उर्दू टीचरों की बहुत जरूरत है सर, उर्दू खत्म होती जा रही है सर, उर्दू के टीचर भी भर्ती करिए सर, उर्दू के टीचरों की बहुत जरूरत है। हमारे बच्चे अगर उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो अपनी सभ्यता भूलते जाएंगे, आपके कानों पर छू तक नहीं रहेगी। आप कौन से मुसलमानों की बात करते हो? आप मुसलमानों की बात करते हो? आपको बार बार कहने पर आपने मुझे एक जवाब दिया, जिस दिन अरविंद केजरीवाल आए, मुझे सामने से बुला लेना और वो गीता पे हाथ रख दे, नहीं तो मैं कुरान पे रख दूंगा। उसने मुझसे कहा, मैंने कहा कि मुस्लिम बहुल है, तुम्हें वोट देते हैं, रोजे रखे हैं, इबादतें की हैं तुम्हारी जीत के लिए। उसने कहा, मुसलमान हमें वोट कहां देता है? मुसलमान तो भाजपा के डर से हमें वोट देता है, कहीं भाजपा न जीत जाए। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, एक ऐसी पार्टी जो हर वक्त हम सबके हितों का ख्याल रखती है, हमारी तकलीफ में खड़ी हो जाती है, अच्छी स्कीमें हमारे लिए लेकर आती है और जो कहती है वो करती है। अगर उन्होंने कहा 2100 देंगे महिलाओं को, तो पंजाब में 3.25 साल पहले कहा था कि 1000 रुपए देंगे, आज तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया। अब दिल्ली में ले आए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा 2500 रुपए हर महिला को, हर बहन बेटी को देंगे। तो उन्होंने कर्नाटक में कहा था, और आज हर माँ, हर बहन, हर बेटी को कर्नाटक के अंदर 2500 रुपए महीना मिल रहा है। दिल्ली में भी सरकार बनते ही हर माँ, बहन, बेटी को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा था झारखंड के अंदर, उन्होंने कहा था हिमाचल के अंदर, आप पता कर लीजिए, मिल रहे हैं पैसे। दोस्तों, एक और बात बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। 30 साल पहले मैं उनके साथ रहता था, 31 साल पहले, और लोग बार बार उनसे आके कहते थे, चौधरी साहब, हमारे इलाके को एक ही बड़ी जरूरत है, और वो है कब्रिस्तान की, कब्रिस्तान की जमीन चाहिए। उन्होंने कहा, दिला रहा हूं, शास्त्री पार्क में दिलवाऊंगा,
चलो जी ठीक है। शास्त्री पार्क में जो गांधीनगर विधानसभा में है एक कब्रिस्तान मिला 3 बीघे का, और मैंने जब उसके लेटर निकलवाए तो उसमें एक सिंगल लेटर भी चौधरी साहब का नहीं था। वहां की एनजीओ लड़ रही थी पिछले 20 सालों से, बल्कि 22 सालों से, तब जाकर के उन्हें 3 बीघे का कब्रिस्तान मिला। जिस दिन आपने मुझे चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा, मैंने उस दिन कसम खाई थी कि अपने इलाके के लिए कब्रिस्तान लेकर के आऊंगा। हमारी जरूरत है, हमारी आने वाली नस्लों की जरूरत है। दोस्तों, मैं उसी दिन से डीडीए के पीछे लगा रहा, लिखता रहा, एमसीडी से लिखवाता रहा, और आज अल्लाह का शुक्र और एहसान ये है कि 25 टेबलों पे फाइल पास होती है। 24 टेबलों से आपके कब्रिस्तान की फाइल पास हो चुकी है, लैंड कमिश्नर की टेबल पर रखी है। अल्लाह ने चाहा तो 2-4-5 दिन में वो साइन भी हो जाएंगे और आपको बहुत जल्द कब्रिस्तान मिलने वाला है। भाई अब्दुल रहमान, राहुल गांधी। एक और बात, अब आपको कब्रिस्तान एक नहीं मिलेगा। अल्लाह का करम देखिए कि हम एक की मांग करने गए थे, हमें 2 मिल रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दोनों की जगह भी बताता हूँ, मैंने इसमें डलवाया नहीं सारे पेपर और उसके नक्शे, उसके फोटो आपको दिखाता, इंशाल्लाह कल के मंच पे दिखाऊंगा। पहली जगह है जहां राहुल गांधी जी आए थे, जहां ब्रह्मपुरी की पुलिया पर खत्ता है, खत्ते के बराबर वाली जो पार्किंग है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो आपको कब्रिस्तान के लिए मिलने जा रही है। माशाअल्लाह। और दूसरी जगह है, आपने गुलजार मैरिज होम अगर देखा हो मोहब्बत अली का 20 नंबर गली में, तो उसके सामने का जो मैदान पड़ा है वो आपको कब्रिस्तान के लिए मिलने जा रहा है। अब दोस्तों, फैसला आपके हाथ है। एक वो है जिन्होंने कब्रिस्तान बेचे हैं, एक तरफ वो है जो अपने बच्चों के लिए, जो अपनी नस्लों के लिए, जो अपनी कौम के लिए कब्रिस्तान लेकर आ रहा है। फैसला आपका है। भाई अब्दुल रहमान, सोचना आपको है, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल को लेकर भी। और देख लो, जब कांग्रेस जहां जा रही है, हर आदमी कहता है कारोबार चलते हैं। कांग्रेस के दौर में कारोबार चले, अरे जब कारोबार चलेगा तो खुशहाली खुद ब खुद आएगी, और खुशहाली आएगी तो घर परिवार हंसता खेलता रहेगा। जब कारोबार ही नहीं होगा तो क्या होगा? दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं आखिर में, और वो गुजारिश, अच्छा चलिए वक्फ बोर्ड वाली दिखा दीजिए। ये सब कह रहे हैं वक्फ बोर्ड वाली दिखा दो, नहीं लोड करी, कल दिखाएंगे, लोड नहीं करी, वो दिखा दो मरकज वाली, कोरोना वाली दिखा दो। कोरोना के दिल्ली में है, इनमें 51 केस विदेशों से आए हुए लोगों के हैं। की है 2 नए मामले जिनकी मौत हुई है वह मरकज से जुड़े हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि चूंकि दिल्ली में मरकज के 2346 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है, ऐसे में दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। कल से लेके आज तक थोड़े से केसेस लगता है ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज के मुताबिक अभी तक 219 पेशेंट्स कोरोना के दिल्ली में हैं। इनमें 51 केस विदेशों से आए हुए लोगों के हैं, जो विदेशों से कोरोना लेके आए थे, विदेशों से ही बीमार हो गए थे। जमाती 108 केस मरकज़ के हैं, जो कि निज़ामुद्दीन में मरकज़ से लोग निकाले गए, उनके 108 उनमें बीमार हैं। 29 केस वो हैं जो विदेशों से आए थे और उनके परिवार वालों को, 29 उनके परिवार वालों को कोरोना हो गया, और 4 लोगों की डेथ हो चुकी है।
कल तक 2 लोगों की डेथ थी, आज 2 लोगों की और हो गई है, 4 लोगों की डेथ हो गई यहाँ है। मोइन हीरो वाला ये जो 2 है क्या मौजूद? मैं कल आपको दिखाऊंगा वीडियो। कोरोना चल रहा था, हमारे इलाके की 5 जमातें बाहर थी। गए क्या मोतीन साहब? पूछा क्या उनसे? मैं गया, कानपुर से लेकर के आया, मैं गया मुरादाबाद से लेकर के आया अपने इलाके के जमातियों को। कल उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। कोरोना में कौन क्या कर रहा था, किसमें किसने क्या किया। बकवास करते हैं मंचों पर आकर। अरे हमने ऐड नहीं किया, हमने पब्लिसिटी नहीं की, सिर्फ अपना काम किया। जो जिम्मेदारी इलाके लोगों ने दी वो जिम्मेदारी निभाई। आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, कांग्रेस को मजबूत करना है। आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के सामने वाला जो 2 नंबर पर बटन है उसे दबाकर कांग्रेस को कामयाब बनाना है। और सीरमपुर जब जीतेंगे तो इंशाअल्लाह अब्दुर्रहमान नहीं, हम सब जीतेंगे। और एक और चीज, एक गलती मुझसे भी हुई। मैंने महसूस किया जब इलाके में निकला, लोगों ने कहा यार तुम ऑफिस पे काम करते रहे, इलाके में ज्यादा नहीं आए। तो ये भी जरूरत है इलाके की। मैंने भी सीखा, इंशाअल्लाह अगर 3 घंटे ऑफिस में काम करेंगे तो 5 घंटे अपने लोगों के बीच आके काम करेंगे। भाई अब्दुल रहमान, भाई अब्दुल रहमान तुम संघर्ष करो, भाई अब्दुल रहमान तुम संघर्ष करो। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से खड़े हो यहाँ, ये तो मुझे पता है, कोई 2.5 घंटे खड़ा नहीं हो सकता किसी की बकवास सुनने को। प्यार करने वाले खड़े होते हैं और प्यार करने वाले ही अपना घर छोड़ के यहाँ बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, मेरा एक साथ दे देना, तुम्हें खुदा का वास्ता 2 दिन मेरे लिए मेहनत कर देना बस। कितनी के 2 दिन आप अपने पड़ोसी को, अपनी गली वालों को कांग्रेस के लिए, राहुल जी के लिए तैयार करना। अपने रिश्तेदारों को जो मेरी विधानसभा में रहते हैं उनको फोन करना, अपने दोस्तों को उनसे बात करना, उन्हें तैयार करना। यहाँ बैठे हुए ये हजारों लोग, अगर इन्होंने 2 दिन ये काम कर दिया तो खुदा की कसम हर आदमी के कम से कम कुछ भी नहीं 50 संबंध तो होंगे, गली वाले, दोस्त, रिश्तेदार 50 तो होंगे। और 50 का मतलब है हर परिवार, 50 का मतलब है कि यहाँ के 1000 तो हो गए 50,000। कितने लोग हो गए? 50,000। इन 1,000 हजारों आदमियों के, और अगर 2,000 बैठे तो 1,00,000 हो गए। और अगर इन्होंने सबसे, उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों से, अपने मिलने वालों से कह दिया तो दिल्ली में आपकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता भाई खलाल, इंशाअल्लाह। मैं हमारे मंच पर दिल्ली से चलकर आई मुमताज पटेल जी, जो बहुत कांग्रेस के कद्दावर नेता, और मैं तो समझता हूं कि मुसलमान के मसीहा, हमदर्द, और जितनी मदद उनसे हो सकती थी उन्होंने हर मामले में की। और मैं अगर कांग्रेस में किसी को जानता था तो वो सिर्फ अहमद पटेल साहब थे, जो ऐसी शख्सियत थे जो देखकर जिनको इज्जत करने का दिल करता था, जो फिरका परस्ती की बात नहीं करते थे, जो हमेशा समानता की बात करते थे, और जो हमेशा भाईचारे की, हमेशा एक चैती की बात करते थे, मिलने की बात करते थे, जिनकी इज्जत गुजरात के अंदर और दिल्ली के अंदर भाजपा के लोग भी किया करते थे कि एक ऐसा मर्द मुजाहिद है जो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। कभी उन्होंने कोई गलत बात नहीं की आज तक। उनकी साहबजादी मुमताज पटेल साहिबा इतनी दूर से सफर तय कर
तय करके, ये बहुत दूर थी, लेकिन मैंने इन्हें फोन किया कि मुमताज जी आज आपको आकर हमारी सरपरस्ती करनी है। ये वहां से चलकर और एक आस लेकर आपके बीच आई हैं कि ये आई हैं तो आप इनका मान जरूर रखेंगे और आप कांग्रेस को वोट जरूर करेंगे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से। इनको मैं इनका स्वागत आसमा जी से कहूंगा कि 1-2 फूल माला पहना कर करें इनका स्वागत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मैं जिंदाबाद। आज की इस मीटिंग के सदर भैया एक मिनट, सदर साहब आपसे कुछ कहेंगे 2 अल्फाज, तो ये सदर को बुलाएं। उससे पहले मुझे हुक्म हुआ है कि सदर साहब का इस्तकबाल कर दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब दोस्तों एक बात कहनी भूल गया था, क्या आप एक मदद और करोगे, मेरे साथ चलोगे थोड़ी सी दूर तक? चलेंगे, यहाँ चलेंगे। अभी मेरे एक दोस्त हुआ करते थे यहाँ, अल्लाह के पास चले गए। मैं जब ऋषि करदम मार्ग आता हूँ तो कभी ना कभी उनका ख्याल जरूर आ जाता है। मैंने दिमाग में सोचा कि फहीम चाचा की गली से चलेंगे और उनकी याद आ गई। वो एक ऐसा मुखलिस आदमी जिसने हमेशा सबसे मोहब्बत की, सबसे प्यार किया, सारे दोस्तों को एकजुट करके रखा। हमेशा वो हम सब का ख्याल रखते थे। हमारे बीच में अगर कभी कोई कशीदगी होती थी तो वो मछलियां बनाया करते थे और हम सबको खिलाकर हम सबको गले मिला दिया करते थे। ऐसी शख्सियत, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज हम साथ चलेंगे फहीम चाचा वाली गली से हिंद एकेडमी स्कूल और इंदिरा चौक से मटके वाली गली ब्रह्मपुरी रोड से होते हुए अपने ऑफिस चले जाएंगे। बहुत छोटा सा रूट है, लेकिन दोस्तों आपको मेरे साथ चलना है। और मैं जितने हमारे मौजूद हैं, जितने भी हमारे मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं दोस्तों 200-250 मीटर का है। आपको लोग देखना चाहते हैं, आपको देखते हैं लोग। अगर आप कटकर बीच में से निकलकर ऑफिस चले जाओगे तो मजा नहीं आएगा। आप बस 8-10 दिन की बात है, आपको मेरे साथ साथ चलना है और कोई भी आगे नहीं भागेगा। हम सब अपने अपने साथियों को लेकर अपने साथ चलेंगे और कल का जलसा चांद मस्जिद शास्त्री पार्क में है। बाद नमाज इशा चांद मस्जिद शास्त्री पार्क। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी बाहर से मेहमान आई हुई मुमताज पटेल जी और पूरी विधानसभा से आए हुए लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आकर जलसे को कामयाब बनाया। अस्सलाम वालेकुम।